नमस्कार। केवी स्टूडियो में आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस खास मुहिम में आज हमारे बीच एक युवा शक्ति हैं जो हमारे बेगूसराय ज़िले में हर विकास के क्षेत्र में अपना योगदान कर रहे हैं। आज कवि दुष्यंत जी के सब विचार से आज उन्हें उद्बोधित करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आप हैं प्रदीप सहनी, जिलाध्यक्ष युवा निषाद विकास संघ बेगूसराय। तो आइए मिलते हैं इनसे और इनके विचार से हम लोग अवगत होते हैं। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस केवी स्टूडियो के जो ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे ज़िला के प्रेरणा स्रोत हमारे अभिभावकन डॉक्टर रोशन सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं युवा टीम के तरफ से। और साथ ही इस केवी स्टूडियो के जितने भी हमारे यूनिट मेंबर हैं, हमारे कैब भैया, गौरव जी, अभिनंदन जी, सारे जितने भी यूनिट हैं जो इस केवी स्टूडियो के माध्यम से हर युवाओं को इस प्लेटफॉर्म में कुछ करने का मौका मिल रहा है, मैं उन्हें तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो प्रदीप जी आपको सभी जानते हैं, आप हर क्षेत्र में पर्यावरण हो, सामाजिक जागरूकता हो, दहेज उन्मूलन हो या विभिन्न राजनीति में हो, सब में आप सक्रिय रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा इस मंच से अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ज़रूर। हम एक सोशल वर्कर से जुड़े हुए हैं और हमारी हमेशा ये सोच रही है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, एक तो ऊपर वाले ज़िंदगी दिए हैं तो उसमें कुछ अच्छा ही करना चाहिए। हर इंसान को, व्यक्तिगत हर इंसान को ईमानदारी के साथ और निस्वार्थ भावना के साथ आप समाज का सेवा समर्पित होकर करते हैं तो निस्संदेह ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला आपको, आपके आगे वाले जनरेशन को खुश रखेंगे। ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए और हमने मानव सेवा को अपनाया है और हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके हम 100% देंगे समाज सेवा के लिए। यही सब प्रेरणा लेके हम इस सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, आपने मुंबई में भी काफ़ी लंबा समय बिताया है और मुंबई भारत की सपनों की नगरी है। उसे वहाँ पर लोग हसीन सपने लेकर जाते हैं और जीते भी हैं, और आपने वहाँ उस समय बिताया। साथ ही साथ वो भारत की वित्तीय राजधानी भी है। तो मुंबई शहर के बारे में आपने वहाँ रहा है, तो उसके बारे में हमें बताएं। मुंबई शहर यूँ तो उसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है और आपने जैसा बोला कि सपनों की नगरी, वास्तव में बॉलीवुड से जुड़ी हुई वह नगरी है और वहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी है। जो हमारे बाहरी प्रवासी जाते हैं यूपी से, बिहार से, अदर स्टेट से, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ जाके जीवन का जो हर आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सारा चीज़ वहाँ पे सीखना पड़ता है, क्योंकि आप उस वातावरण में जा रहे हैं जहाँ पे आपको कोई नहीं जान रहा है, आप अननोन हैं और आपको वहाँ जीविकापार्जन के लिए, अपने घर परिवार के रोजी रोटी को कमाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो मुंबई नगरी में बहुत कुछ सीखने को भी मिला और वहाँ के इंसान भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं और अच्छा है शहर है। अच्छा, बेगूसराय, हम बिहार बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय भी बिहार की औद्योगिक राजधानी है और हमारा बेगूसराय पुराने समय से ही, जब हमारे पास शुरू से ही बिहार के अन्य ज़िले जो हैं उससे जो हमारा बेगूसराय का विकास था काफ़ी आगे रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो विकास की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई है। तो बेगूसराय जो कि बिहार की औद्योगिक राजधानी रही है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत पुरानी यहाँ का इतिहास रहा है बेगूसराय का। बहुत दूर दूर के लोग इस बेगूसराय नगरी के बारे में जानते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, जयमंगलागढ़ हमारे जो कांवड़ झील हैं या नौलखा मंदिर हैं, बहुत से यहाँ पे धार्मिक चीज़ हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी रह चुका है और जिस दिशा में हमारा यह शहर राज किया था, आज हमें बहुत ही विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षणिक भर राजनीतिक पद के लिए उसका गरिमा बरकरार नहीं रह रहा है। चाहे कोई भी बैनर, कोई भी पार्टी के लोग यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मैं उनसे यही विनती करता हूँ और युवाओं की तरफ से खास करके कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ की जो गरीब जनता है,
आपसे आशान्वित है, एक आशा है, उम्मीद है कि हम अगर हमें बेगूसराय में, यहाँ को औद्योगिक नगरी में अगर हमें कुछ रोज़गार मिल जाता है तो क्यों हम बाहर दिल्ली मुंबई पलायन करें। जी। तो एक अपेक्षा है और उपेक्षा भी है। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ से जीत के गए हैं उनसे हमें यही आकांक्षा रहेगी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस बेगूसराय ज़िला के लिए, विकास के लिए, एक गरीबों में, यहाँ के व्यापारियों में, एक शिक्षा के माहौल, रोजगार के लिए एक नई किरण की उम्मीद जगानी चाहिए। प्रदीप जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप शिक्षा में सुधार हो, छात्र को अच्छी शिक्षा मिले, अभिभावक को भी सुविधापूर्ण शिक्षा बच्चों को दिया जाए, इसके लिए या उनकी जो मांगे हैं, जो उस तरह की विधि व्यवस्था वो चाहते हैं सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में, उसको लेकर भी आप आवाज़ उठाते रहे हैं। तो जो बिहार कभी जगत गुरु के रूप में विश्व को ज्ञान देता रहा है, नालंदा हमारा गौरव हुआ करता था, आज बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज उसकी शिक्षा की दयनीय व्यवस्था को किसे जिम्मेवार मानते हैं? निश्चित तौर पे यहाँ की जो सरकार है वह शिक्षा की गिरती व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। आज हमारा जो यह क्षेत्र है, शिक्षा के मायने में 1 लाख विद्यालय में मात्र 10,000 शिक्षक हैं। उनको जो गुणवत्ता के आधार पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी रिटायरमेंट की अवधि कर दी गई है 50 वर्ष। उनको जो मानदेय पे मिलनी चाहिए मेहनताना के तौर पे उनको नहीं मिल पा रही है। देख रहे हैं आप बराबर सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए आप लोग भी देखते होंगे कि जन आंदोलन कर रहे हैं धरातल पर, रोड से, यहाँ से लेके सड़क से सदन तक वो लोग लड़ रहे हैं। और शिक्षा ही आपका अगर कमज़ोर स्टेटस रहेगा तो आगे का जनरेशन जो है, युवा पीढ़ी, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना कर रहे हैं कि हमारा जनरेशन आगे नाम करेगा, हमारे गांव का, परिवार का, राज्य का, देश का। तो शिक्षा की ये बदहाली है। निश्चित तौर पे हमारा सरकार है इसमें असमंजस की स्थिति में है, कुछ सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज आप देखते होंगे जो अभी मेन फैक्टर चल रहा है इस कोरोना महामारी काल में, इस लॉकडाउन में, प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पे अभिभावक लोग भी परेशान हैं और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं, चूँकि स्कूल बंद है और उनके ऊपर भी खाने को दुविधा हो चुकी है, परेशानी है और उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। और अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को डर से भेजना नहीं चाह रहे हैं और उनको भी सही ढंग से रोजगार मुहैया नहीं हो रही है, जिसके वजह से उनको भी आर्थिक स्थिति का परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसमें सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप किस तरह से, हम चाह रहे हैं, हम युवा लोग चाह रहे हैं खास करके कि हमें आप शिक्षा के क्षेत्र को जितना से जितना बढ़ावा दीजिए, रोजगार का सुअवसर प्रदान कीजिए। यहाँ की औद्योगिक नगरी में यहाँ के बिजनेसमैन को बढ़ाया जाए, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको बाहर पलायन करने की आवश्यकता नहीं हो, दिल्ली मुंबई। तो हम चाहते हैं जो सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार है, इनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षा को आपको मजबूती से लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ आप हवाई और विकास पुरस्कार लाने से नहीं होगा। आप युवा को मौका दें, युवा के अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है आप उनको मौका दें। आप 15 साल से लगातार एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कुर्सी मुँह, और ये तो सर हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि जनता जिसको चुनेगी वो जीत के जाएगी, सरकार उनकी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि शिक्षा की जो स्थिति खराब होती जा रही है बिहार की, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए, जिसकी बात आपने की, सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और हम सब का ये मांग है, हमारा अधिकार है, हम सबको मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। देखिए, हम इसलिए उन पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि आप शिक्षा की स्थिति को मजबूती बना दें, हम आपके साथ हैं। आपसे शिक्षा की व्यवस्था की निश्चित रूप से आपने जो विचार दिए हैं, हम सबका ये हमारा विचार है और हम सभी चाहते हैं कि हमें वो अधिकार मिले। दहेज प्रथा, दहेज को लेके भी, चूँकि दहेज के कारण आप हमें आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारी कितनी माँ बहन बेटियाँ समाज की जो हैं उसका शिकार हो जाती हैं दहेज के कारण, जो है कहीं ना कहीं उनके साथ तरह तरह की उनको यातनाएं दी जाती दहेज के कारण। तो आज भी इस आधुनिक युग में भी महिलाओं के साथ होने वाला यह अत्याचार दहेज के रूप में, इस काल रूपी दहेज को कैसे खत्म किया जाए? दहेज प्रथा जो है ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं। चूँकि हम आपको एक पर्सनल चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं लव मैरिज शादी किया और हमारा जो फीलिंग है, हम नहीं चाहते हैं क्या समाज में दहेज की प्रथा को बढ़ावा मिले। निश्चित रूप से इसमें युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा और उन्हें सहना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा, तब जाके समाज में एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि पहले आपको नकारात्मक तत्व से गुजरना पड़ेगा, तब आगे फ्यूचर में आपको लोग सकारात्मक रूप से लेना हो सकता है आपके विरोध हो।
अभी हाल फिलहाल हमारे ज़िले में बहुत ऐसे सारी घटना घटित हुई हैं जिसमें दहेज लोभी को दहेज नहीं मिला, जिसके वजह से हत्या हो रही है। आए दिन हर माँ बहन इसका शिकार हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये दहेज प्रथा उन्मूलन जो चीज़ है इस पर बिहार सरकार भी गौर करे, और हम युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा कि दहेज प्रथा का खुलकर विरोध करें। अच्छा, पर्यावरण, चूँकि ये जो पर्यावरण है, जो प्रकृति का हमारा दिया हुआ, प्रकृति ने हमारे जीवन के लिए हमें पोषित करने के लिए जो पर्यावरण बनाया है, कहीं ना कहीं मानव अपने स्वार्थ के लिए या अपने इस विकास के अंधाधुंध विकास में अंधा होकर कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक पर्यावरण जो है कहीं ना कहीं उसका जो पारितंत्र था वह टूटता सा जा रहा है, उसकी सुंदरता खत्म होती जा रही है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर हम लोग बराबर अपने कैंपिंग के दौरान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनाम मल्ला मुकेश जी हैं, उनके नेतृत्व में और हम लोग सोशल वर्कर के तहत भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग बराबर करते हैं। वृक्षारोपण हम लोग चाहते हैं एनवायरनमेंट के प्रति लोगों में जागरूकता है, निश्चित रूप से, कि ये पर्यावरण क्या चीज़ होती है। आज जो जितने भी देख रहे हैं उद्योग के क्षेत्र में कल कारखाने का जो दूषित वातावरण है, जो सांस लेने की परेशानी, अगर हम लोग पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और हमारा जीवन काल जो है वो उसमें वृद्धि होगी और हमारे आसपास का वातावरण जो है वो काफ़ी लाभदायक होगा। हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए, तो किस तरह से आपका जो संगठन है या जो भी आप सामाजिक दायित्व लेके चलते हैं, तो इसका निर्वहन आप कैसे करते हैं? हम लोग सोशल वर्कर हैं और हम लोग चाहे वह नव वर्ष की शुभ अवसर पे हो या विवेकानंद जी की जयंती पे हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किन्हीं का पर्सनली बर्थडे भी होता है या मैरिज एनिवर्सरी भी होता है, तो हम लोग गिफ्ट के तौर पे एक पौधा देते हैं प्लांटेशन की, आप प्लीज़ इसको पेड़ पौधा लगाएं और लोग को जागरूक करें। इससे क्या होगा कि लोग इसकी उनको जागरूकता आएगी कि पर्यावरण चीज़ एक्चुअली कितना मायने रखता है हमारे जीवन काल के लिए। पर्यावरण रहेगा तो हम लोग स्वच्छ हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है शुद्ध रहेगा और हम लोग लाभान्वित उससे होंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण ही हमारा सुरक्षा तंत्र है, उसको सुंदर बनाए रखना हर मनुष्य का यह कर्तव्य है। और मैं इस केवी स्टूडियो से अपील भी करता हूं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्ष को काटे नहीं। वृक्ष इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषक है, रक्षा करने वाला है। दहेज पे हमने चर्चा की, पर्यावरण पर हमने चर्चा की। एक और समस्या है नशा, जिसका शिकार विशेषकर युवा, जो हमारे देश की शक्ति है, हमारे देश की जो उसमें संभावनाएं हैं, अपार ऊर्जा भरा हुआ है, कहीं ना कहीं नशा का शिकार होकर हमारे देश की युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है। नशा तो एक बहुत बड़ी अभिशाप है समाज के लिए और ख़ास करके उन युवा वर्ग के लिए जिनको मैं कहना चाहता हूँ इस केवी स्टूडियो के माध्यम से। और इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आज मौका मिला। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा करता हूं रोशन सर का जो मुझे इस लायक समझे और मुझे यहां कहने का मौका मिला। नशा जो है एक बहुत बड़ी अभिशाप है समाज के लिए। नशा की ऐसी कुरीतियां हैं जो आपका ही स्वास्थ्य नहीं, आपके परिवार का भविष्य भी बर्बाद करता है, आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करता है। और जो व्यक्ति नशा के आदी हो जाते हैं उनके परिवार में देखिएगा तरह तरह की परेशानी बच्चे को झेलना पड़ता है, उनकी परिवार को झेलना पड़ता है। तो हम युवाओं को कहेंगे कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ लेना है तो आप जूस पीजिए, अच्छा हेल्थ के लिए दूध पीजिए, अच्छा स्वच्छ खाना खाइए, नशा को त्यागिए। ये मैं आपसे अपील करता हूँ केवी स्टूडियो के माध्यम से कि आप हमारी बात को थोड़ा गौर करें। नशा जो है एक मनुष्य के, नशा करने वाला ही नहीं, ऐसा नहीं है कि नशा करने वाला ही उसे मतलब हार जाता है या उससे परेशानी होती है, उसका पूरा परिवार कहीं ना कहीं वो ऐसा गुण है जो उसके पूरे परिवार को खोखला कर देता है। निश्चित तौर पे नशा जो है इस पर सरकार को भी इस चीज़ को अमल में लाना चाहिए, चाहे वो स्मोकिंग हो। सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त कानून बनाए। अगर आप शराबबंदी के लेके आप अभियान चला रहे हैं तो इस पे गौर करने की बात है, ये लागू हो। गौर करने की बात है कि स्टेट में बाहरी स्टेट से शराब क्यों आ रही है, इस पे वहाँ बंद करने की जरूरत है, सरकार की जरूरत है। और खास करके युवा लोग को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नशा से हम सभी युवाओं को खास करके इससे दूर होना चाहिए ताकि एक सुंदर समाज बने।
दिव्यांग जो शारीरिक रूप से जो है आ सकते हैं, कहीं ना कहीं हम स्वस्थ जो भी युवा हैं या स्वस्थ लोग जो हैं जितने आराम से अपने सारे कार्य कर पाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दिव्यांग लोग नहीं कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक हमारी विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण समाज को उनके प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जी सके, आराम से वो हमारे बीच रह सके। तो कहीं ना कहीं दिव्यांग को लेके भी आपने कई बार आंदोलन उठाया, आवाज़ उठाया है। तो दिव्यांग के प्रति हमारे समाज की सहानुभूति कैसे होनी चाहिए, कैसे लोगों को हम इनके प्रति जागरूक कर पाएंगे? जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको तो कभी इस चीज़ की महसूसता नहीं होती है कि हम हमारे अंदर कोई खामियां हैं, लेकिन हमें भी किसी की आवश्यकता है। लेकिन जो विकलांग हैं उन्हें अब दिव्यांग कहा गया है माननीय मोदी जी के शब्दों से, जो कि अच्छा है, सम्मानित शब्द है। दिव्यांग जो है एक अपराजिता है, ये दूसरा पे निर्भर रह रही है। एक हम अपना घर का ही बात करते हैं, मेरी छोटी वाली बहन विकलांग जी दिव्यांग है और हमें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सदर अस्पताल का भागम भाग करना पड़ा, इस टेबल उस टेबल, बहुत परेशानी होती है। और बाद में उसको हम लोग जनप्रतिनिधि को कहा के 3 व्हीलर जो चेयर आता है उसको प्रोवाइड करवाया। तो मैं दिव्यांग के प्रति बार बार आवाज़ उठाता हूँ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो जीते हुए हैं और जो सामाजिक समरसता से जुड़े हुए हैं, जागरूकता अभियान से जुड़े हैं, उनसे भी कहते हैं कि कम से कम दिव्यांग के प्रति आप लोग इसका भी कैंपेनिंग किया जाए। जी, उनके फीलिंग को समझा जाए अपने दिल से कि उनके ऊपर क्या बीतती है। आम जनमानस को भी समझना चाहिए कि वो हम लोग उनका साथ दें, नहीं जी, कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारी सहानुभूति संवेदना होनी चाहिए निश्चित रूप से। अच्छा, जिला हमारा जो बेगूसराय जिला है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, और चूँकि जनता जो जनमानस है उसका और हमारे प्रशासन के बीच में जो क्या तालमेल हो, कैसे हमारी जिले की विधि व्यवस्था तंदुरुस्त हो, एक बेहतर सुंदर वातावरण यहाँ के जिलेवासियों को मिले, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रशासनिक महोदय को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। वो लोग भी रात्रि गश्ती, दिन में गश्ती करके हर संभव प्रयास करते हैं कि समाज में सद्भाव, प्रेम, सौहार्द, अपनापन बना रहे। लेकिन कुछ कुरीतियाँ वाले लोग हैं, अपवाद, जो आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चाहते हैं समाज में कुछ ऐसा घटना घटित हो जिससे समाज में असामाजिक माहौल बना रहे, समाज में जहर घोल रहे हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। तो मैं प्रशासन महोदय से भी अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनके प्रति सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि उसको भी लगे क्या नहीं, प्रशासन के द्वारा हमें सख्ती से पालन किया जा रहा है। और ये जो हमारे यहाँ के जो है अवकाश सर हैं, इनके माध्यम से तो अच्छा कार्य हो रहा है बेगूसराय में, लेकिन दिन प्रतिदिन घटना भी बढ़ती जा रही है। इसमें सिर्फ प्रशासन को ही दोष देना कहाँ तक उचित है। इसमें सोशल वर्कर हो गए, समाज के लोग हो गए, बुद्धिजीवी लोग हो गए, अभिभावक, उनको भी आगे आना पड़ेगा ताकि प्रशासनिक और सामाजिक जो समरसता है उसमें एक अपनापन हो। प्रशासन लोग भी हम लोग से एक अपेक्षा रखते हैं कि समाज से हमको कुछ मदद मिले। दोनों का जो विचार है, दोनों समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज के ऐसे जो जिनका एक प्रभाव है, ऐसे प्रभावी व्यक्ति और युवा खास करके, उनका प्रशासन के साथ तालमेल हो, विचारों का समन्वय हो और एक सुंदर माहौल बन सके। जी, निश्चित तौर पे। और इसमें तो समाज के लोग को भी आगे आना चाहिए ताकि प्रशासनिक रूप और सामाजिक में आपसी समरसता बना रहे। प्रदीप जी, आपने बातचीत के दौरान कुछ राजनीतिक बातें भी कही है और राजनीति से भी जुड़ाव रहा है आपका, तो राजनीति में आपकी रुचि या राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं? राजनीति में देखिए, हम लोग धरातल से काम करना चालू किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सनमल्ला मुकेश सहनी जी हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, उनसे हम लोग को प्रेरणा मिली कि हम लोग को अगर फील्ड में काम करना है तो वैसे लोगों के लिए जो शोषित हैं, वंचित हैं, दिव्यांग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को मुद्दा को हमको उठाना है ताकि उनके हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना है। इसके लिए हमें वह प्रेरणा मिली उनसे, माननीय मुकेश जी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी से, और इसके लिए हम लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मांग के हम लोग जिला में आंदोलन चलाते हैं, मुहिम चला रहे हैं। हमारे बहुत कई साथीगण हैं, समीर चौहान जी हैं, पारस जी हैं, बबलू जी हैं, लक्ष्मण जी, अरविंद जी, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इस मुहिम में हमको साथ भी दे रहे हैं। मैं उनका
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं रोशन सर का बार बार आभार व्यक्त कर रहा हूं। और अच्छा, अपने सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी का जिक्र किया यहाँ पर। अच्छा, आपकी राजनीतिक पार्टी वीआईपी जी, आपको नहीं लगता कि एक खास जाति की पार्टी है? कहीं ना कहीं जो बिहार में जातिवाद को लेकर बात होते रहे हैं कि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो उसमें पूरा जातिवाद भरा हुआ है, तो क्योंकि मैंने देखा है कि बात किया जाए तो अभी आप उसने जिक्र भी किया, और जो उनके पद हैं उसको देखा जाए तो उसके अधिकतर पदों पर जो एक खास जो आपकी जाति है, निषाद की जो जाति है, उसका कहीं ना कहीं पकड़ है। मैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का क्लियरेंस कर देना चाहता हूं कि निषाद जो विकास संघ है ये एक संघ है, जिसे हर जाति की अपनी संघ होती है। की बात नहीं कर रहा मैं, वीआईपी पार्टी की बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पे आपका कहना है, उस चीज़ के लिए हम आपको बोलना चाह रहा हूं। जो हमारी वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, यह कोई विशेष जाति की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है। हमारे पार्टी में हमारी जो विचारधारा है, हर जाति धर्म वर्ग के लोग को सम्मान है। हम हर उस तबके के अंतिम पंक्ति के पैदान पे खड़े लोगों को भी वैसा ही सम्मान देता हूँ। हर वह शोषित, वंचित, गरीब, दिव्यांग मेरे लिए मायने रखता है, हमारी पार्टी के लिए मायने रखता है, और हम उनके लिए काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इस धरातल पर, उनके हक अधिकार के लिए। आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी में आपको हर वर्ग के लोगों को, या चाहे वो किसी भी मजहब से हो या किसी भी जाति से हो, जो सच में जैसे जिसका जो सच में समाज का विकास करना चाहता हो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, कहीं ना कहीं उसको शामिल करने की आवश्यकता है? उसमें हैं आप बहुत कम है, मैं ऐसा नहीं कर रहा। अभी देखिए, चूंकि मेरी पार्टी अभी पिछले नवंबर में पार्टी का गठन ही हुआ है हमारे पटना में। मतलब हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि एक जिसकी बात आपने कहा कि समरस समाज बने, एक सबका समाज बने, इसके लिए कहीं ना कहीं सबका साथ चाहिए होता है। हमारी पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी है, इसमें सभी धर्म जाति वर्ग के, हम तो अब पहले भी बोल दिए, सभी का सम्मान है और सभी लोग जुड़े हुए भी हैं। गुड्डू आलम जी हैं, हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और उनके हमारी पार्टी की विचारधारा अच्छी लग रही है, इसके लिए उनका स्वागत है। और जो भाई लोग हैं, बिहार की राजनीति में आप अपनी पार्टी जो आपकी, जिसकी आपने जिक्र किया यहाँ पर, वीआईपी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में नई उभरी है पार्टी, इसको कहाँ देखते हैं? हम लोग पार्टी का जो धरातल से हम लोग जो काम किए हैं, जो मजबूती हम लोग को प्रदान हुई है, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे पद, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पद के लिए कोई उनको प्रलोभन नहीं है। अगर उनको सांसद विधायक बनना रहता तो एक पद के लिए वो कहीं से भी लड़ सकते थे। वह देखे, वह भी बहुत स्ट्रगल किए। मुंबई लोकल ट्रेन से गए थे वो दरभंगा से, और वहाँ स्ट्रगल करके, और फिल्मी दुनिया में इतना स्ट्रगल करके आज वहाँ का माया नगरी को छोड़ के आज फिर यहाँ की जो परिस्थिति है, जो हमारे बिहार राज्य की जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसको देखते हुए उनको राजनीतिक में आना पड़ा, और उसी चीज़ का हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, बेगूसराय, चूँकि बेगूसराय में भी आपकी पार्टी सक्रिय है, तो बेगूसराय की राजनीति के संदर्भ में क्या कहेंगे? बेगूसराय की जो राजनीतिक है, यहाँ पे सभी अपने अपने बैनर को लेके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा भी अपना मोमेंटो है, हम लोग भी, जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि गरीब गुरबा के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और मेरा वही मैनिफेस्टो है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को दिल में जगह बनाएं, उसके हक अधिकार को दिलाऊं, और डोर टू डोर जाके उनकी समस्या को सुनूं। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के हर जिले में हमारी पार्टी के लोग सक्रिय हैं, हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण सभी। अच्छा, चूँकि आप प्रदीप जी युवा हैं और राजनीति में भी जुड़ाव है आपका, बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बिहार की राजनीति में परिवारवाद के? ये नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, और लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आप में एबिलिटी है, आप एजुकेशनल हैं, शैक्षणिक हैं, और आप में नेतृत्व करने की क्षमता है, आप ईमानदार हैं, तो क्यों नहीं आपको मौका मिलना चाहिए? यहाँ पे परिवारवाद तो निश्चित तौर पे ख़त्म होनी चाहिए। परिवारवाद तो ये हो गया कि हमारे दादाजी थे मुख्यमंत्री, पिताजी हुए, हम हुए, ये खत्म होनी चाहिए पूर्ण रूप से। नया युवा को मौका मिलना चाहिए। नहीं, अगर आप किसी परिवार से आते हो, अगर आपकी राजनीतिक परवरिश भी उसी मतलब एक धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में मिली है, आप में वो टैलेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आए राजनीति में, अपना हुनर दिखाएं। लेकिन ऐसे आप उसके योग्य नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ावा नहीं मिलता। इस चीज़ का हम भी विरोध करते हैं, और यह चीज़ नहीं होना चाहिए।
यह चीज़ नहीं होना चाहिए। परिवारवाद जो है ये समाज को खोखला कर देने वाली ये जो शब्द है परिवारवाद, इसमें नए युवाओं को, नए पीढ़ी, नए जनरेशन को इसमें आना चाहिए, टैलेंट है उनको जुड़ना चाहिए उनको। अच्छा, जो युवा, चूँकि आप एक युवा समाज सेवी भी हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं, एक अच्छे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया को भी आपने देखा है, मुंबई जैसे शहर में आप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आप लेके चल रहे हैं। तो युवा जो आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, उन युवाओं को भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खास करके हमारे जो युवा साथीगण हैं, आप किसी भी बैनर से हैं, कोई भी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, पार्टी अपनी जगह है, पद की गरिमा अपनी जगह है, लेकिन समाज सेवा की भावना जो मानव सेवा है, आप नशा के लिए आवाज़ उठाइए, शराबबंदी के लिए आवाज़ उठाइए, दहेज प्रथा के लिए आवाज़ उठाइए, पर्यावरण की जागरूकता के लिए आवाज़ उठाइए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उनके लिए आवाज़ उठाइए, और प्रशासन जो हैं, जो हमसे भी सामाजिक अपेक्षा करें, उनको भी मदद कीजिए। और यही सब। और हाँ, और जो हमारी हक अधिकार की जो लड़ाई है, हमारी जैसे गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए भी आवाज़ उठाइए। और यही हम कहते हैं कि खास करके दहेज प्रथा, नशा, जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए सभी युवाओं को जागरूक होना होगा, चाहे आप किसी भी बैनर से अधिकार के लिए आप आवाज़ उठाते रहें जी। अच्छा, केवी स्टूडियो लगातार फरवरी मार्च के बाद से ही एक अभियान शुरू हुआ। डॉक्टर रोशन सर ने एक जो बेगूसराय के संपूर्ण विकास के लिए जो सपना देखा, उसे साकार रूप दिया और एक मंच मिला यहाँ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग को, सभी जो भी बेगूसराय के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके विचारों को एक कहीं ना कहीं उड़ान मिली है। तो केवी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो आइकॉन हैं बेगूसराय के अभिभावकगण डॉक्टर रोशन कुमार जी को, चूँकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे हम पहले भी फेसबुक से जुड़े हुए थे, उनके कार्य को देख के हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से यहाँ पे जितने भी हमारे मित्रगण हैं, यूनिट के हैं, कैमरामैन हैं, गौरव जी हैं, क्या भैया हैं, अभिनंदन जी हैं, बहुत सारे यहाँ पे हैं पदाधिकारीगण भी, उन सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इस केवी स्टूडियो के माध्यम से एक जागरूकता का जो अभियान चल रहा है, निस्संदेह यह समाज में एक अच्छा पहल, अच्छा दिशा ये दे रही है, एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है। और यह जो प्लेटफार्म है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे भी इस गरीब बंदे को इस प्लेटफार्म में जगह मिली। इसके लिए मैं रोशन सर को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ख़ास करके आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत आभार सर कि आप, चूँकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला और अपने सुंदर विचार से हमारे दर्शकों को उद्बोधित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप सानी निषाद विकास संघ जिला युवा अध्यक्ष बेगूसराय। केवी स्टूडियो का स्टार ऑफ बेगूसराय जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। डॉक्टर रोशन सर का यह जो प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।